क्या आप जानते हैं कि मित्सुबिशी, जो कि महज एक कॉरपोरेशन है, उसका बजट इंडोनेशिया के बजट से ज्यादा है? जबकि इंडोनेशिया नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर और दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यानी आज के समय में कॉरपोरेशंस इतने पावरफुल हो चुके हैं कि कई बार गवर्नमेंट्स भी उनके आगे कमजोर दिखाई देती हैं। 1972 की स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कहा गया था कि वह मनुष्य अपने पर्यावरण की कठपुतली भी है और उसे ढालने वाला भी है। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में हमने यह संतुलन खो दिया है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है तो फिर एनवायरनमेंट क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम आज के दिस लेक्चर में समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम MED 002 के यूनिट 4 इश्यूज एंड चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिटेल में समझने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट भी हो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज भी सेफ रहें। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं है। पहले डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ GDP ग्रोथ माना जाता था, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा डेवलपमेंट। लेकिन अब सोच बदल रही है। अब नेचर को सिर्फ रिसोर्स नहीं माना जाता, बल्कि उसे इंट्रिंसिक वैल्यू माना जाता है। मतलब नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसे प्रॉफिट मिले या ना मिले। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 21st सेंचुरी में ग्लोबल रिसोर्स पॉलिसीज पर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस यानी TNCs और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी MNCs का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका है। कथित UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ट्रेड का 2/3 हिस्सा सिर्फ 40,000 कॉरपोरेशंस कंट्रोल करती हैं। दुनिया की टॉप 100 इकोनॉमीजर्स में 51 कॉरपोरेशंस हैं और सिर्फ 49 कंट्रीज। ध्यान दीजिए कि आज कॉरपोरेशंस इतने पावरफुल हो गए हैं कि पुअर कंट्रीज FDI अट्रैक्ट करने के लिए अपने एनवायरमेंटल लॉज तक बदल देती है। यानी डेवलपमेंट के प्रेशर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पीछे छूटने लगता है। तो इस पूरे यूनिट में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज डिबेट, डेट ट्रैप, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, पॉपुलेशन डिबेट, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड जैसे मेजर चैलेंजेस। और साथ ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी कवर करेंगे। तो अब तक हमने कॉरपोरेट पावर को समझा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंजेस सिर्फ कॉरपोरेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। रिच कंट्रीज दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज करती हैं, लेकिन पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन का असर ज्यादातर पुअर कंट्रीज को झेलना पड़ता है। यानी फायदा कोई और उठाता है और नुकसान कोई और झेलता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, कार्बन सिंक्स। जैसे फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन अब्जॉर्ब करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने फॉरेस्ट्स को बचाकर रखें, लेकिन दूसरी तरफ वे खुद अपना ओवर कंजम्पशन कम नहीं करना चाहते। अब सवाल यह उठता है, क्या नई टेक्नोलॉजी हमेशा बेनिफिशियल होती है? नहीं। यहीं से GM फूड्स की डिबेट स्टार्ट होती है। GM फूड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बदले गए फूड प्रोडक्ट्स। डेवलपिंग कंट्रीज को डर है कि इससे उनकी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और लोकल इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। इसी तरह क्योटो प्रोटोकॉल पर भी इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट हुई। इसके तहत अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों को अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को 1990 के स्तर से
5% तक घटाना था। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के व्यू पॉइंट्स बिल्कुल अलग थे। कुछ कंट्रीज जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थीं और कुछ नहीं। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, यह पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल जस्टिस से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आखिर कैसी होनी चाहिए? क्या ऐसा डेवलपमेंट पॉसिबल है जो इकोनॉमी को भी ग्रो करे और एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय न करे? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सतत आर्थिक अभिवृद्धि। अब तक हमने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और एनवायरमेंटल डिबेट्स को समझा, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर पुराना डेवलपमेंट मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आखिर कैसी होनी चाहिए? पहले ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करता था, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा डेवलपमेंट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल रहे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट, यानी इंसान और नेचर के बीच बैलेंस बनाना। यानी अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन इंसान स्ट्रेस, पोल्यूशन और इनइक्वालिटी में जी रहा है, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। अब इसको एक और एंगल से समझते हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स कई बार एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड रहे हैं, मतलब नेचर का एक्सप्लॉयटेशन, वीकर सेक्शंस का एक्सप्लॉयटेशन और कई केसेस में विमेन का एक्सप्लॉयटेशन। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्विटी की बात करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब जो इंडस्ट्रीज पोल्यूशन फैलाएंगी, उन्हें उसका कॉस्ट भी पे करना होगा। यानी अगर कोई फैक्ट्री किसी नदी को पोल्यूट करती है, तो सिर्फ सोसाइटी ही उसका नुकसान क्यों सहे? उस फैक्ट्री को भी एनवायरमेंटल डैमेज का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। यही है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अब एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट समझते हैं। पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक सोच बहुत पॉपुलर थी, टीना। टीना यानी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मतलब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस सोच को चैलेंज करता है। यह कहता है कि ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और इसी वजह से अब फोकस किया जा रहा है कम्युनिटी ओन्ड फर्म्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पर। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोकल नीड्स के हिसाब से काम करे, जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किए बिना डेवलपमेंट दे। लेकिन अब सवाल यह उठता है, इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पर गरीब लोगों की लाइवलीहुड इंप्रूव कर पा रहा है? यहीं से शुरू होता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड डेट ट्रैप। आज दुनिया में लगभग 900 मिलियन लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जी रहे हैं और उनकी लाइवलीहुड पूरी तरह नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज और लोकल इकोसिस्टम्स ही उनकी जिंदगी का आधार है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है डेट ट्रैप। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गरीब देश पर भारी इंटरनेशनल डेट है और उसे लोन रीपे करना है, तो वह क्या करेगा? वह अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देगा। यानी ज्यादा माइनिंग,
ज़्यादा फॉरेस्ट कटिंग, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। जब कई कंट्रीज एक साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगती हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस गिरने लगती हैं और अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं गरीब देशों को होता है। उगांडा इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। अकेले युगांडा को महज टी और कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स में 12.2 करोड़ यानी $122 मिलियन का भारी नुकसान सहना पड़ा। यानी डेट रीपे करने की कोशिश में एनवायरनमेंट भी डैमेज हुआ और इकोनॉमी भी कमज़ोर हो गई। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स आता है। जापान को रिलेटिवली सस्टेनेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए उनका डिप्लीशन रेट भी कम है। वहीं इंडोनेशिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए उनका तेज़ी से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए उसे नॉन सस्टेनेबल माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड होती क्या है? और किसी सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाने के लिए किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है? आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। तो अब तक हमने समझा कि पॉवर्टी, डेट ट्रैप और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड होती क्या है? DFID यानी डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अनुसार लाइवलीहुड का मतलब है कैपेबिलिटीज, एसेट्स और एक्टिविटीज जो इंसान को जीवन जीने में मदद करें। लेकिन कोई लाइवलीहुड सस्टेनेबल तभी मानी जाएगी जब वह फ्यूचर शॉक्स को हैंडल कर सके, यानी आज की ज़रूरतें भी पूरी हों और भविष्य भी सुरक्षित रहे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, द 5 कैपिटल एसेट्स। वाजी सस्टेनेबल लाइवलीहुड को अचीव करने के लिए 5 तरह के कैपिटल एसेट्स जरूरी माने जाते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला है नेचुरल कैपिटल, मतलब नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ। यानी जिन रिसोर्सेज पर एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड डिपेंड करती है वे सभी नेचुरल कैपिटल का हिस्सा हैं। दूसरा है सोशल कैपिटल, यानी लोगों के बीच ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स जैसे कम्युनिटी नेटवर्क्स, कोऑपरेशन, सोशल सपोर्ट सिस्टम। मान लीजिए किसी गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो संकट के समय सर्वाइवल आसान हो जाता है। इसी को सोशल कैपिटल कहते हैं। तीसरा है ह्यूमन कैपिटल, मतलब एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ और नॉलेज। अगर लोगों के पास स्किल्स और एजुकेशन होंगी तो वे बेहतर लाइवलीहुड क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर हिस्सा माना जाता है। चौथा है फिजिकल कैपिटल। इसमें आते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ट्रांसपोर्ट, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी और शेल्टर। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बेहतर होंगी। और पांचवा है फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब सेविंग्स, लोन्स एंड पेंशन और क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम्स जो लोगों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी देते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, सिर्फ एक कैपिटल एसेट स्ट्रांग होने से सस्टेनेबल लाइवलीहुड पॉसिबल नहीं होती। असल ज़रूरत बैलेंस की होती है, मतलब रिसोर्सेज भी हों, एजुकेशन भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो, तभी सस्टेनेबल लाइवलीहुड अचीव की जा सकती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सिर्फ रिसोर्सेज और एसेट्स होने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं होता। डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। यहीं से शुरू होता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड PPS। अब तक हमने सस्टेनेबल लाइवलीहुड के रिसोर्सेज और एसेट्स को समझा, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिर्फ रिसोर्सेज होना ही काफ़ी नहीं होता।
गवर्नेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ एक नई सोच सामने आती है, पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस, यानी ऐसी गवर्नेंस जिसमें पॉलिसीज लोगों की एक्चुअल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाई जाए और डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप लेवल एक्सपर्ट्स तक सीमित न रहे, बल्कि लोकल कम्युनिटीज भी उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी सोच से पार्टिसिपेटोरी पॉवर्टी असेसमेंट्स यानी पीपीएच की शुरुआत हुई। अब तक यह अप्रोच उगांडा और जाम्बिया जैसे देशों में सक्सेसफुली यूज की गई। अब सवाल यह है, पीपीएच में अलग क्या था? पहले गवर्नमेंट्स गरीब लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती थीं बिना उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स समझे, लेकिन पीपीएच में गरीब लोगों को खुद अपनी नीड्स डिफाइन करने का मौका दिया गया, यानी पीपल बिकेम पार्टिसिपेंट्स नॉट जस्ट बेनिफिशियरीज। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, टैसिट नॉलेज, मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो किताबों से नहीं बल्कि वर्षों के एक्सपीरियंस से आती है। अक्सर ऐसा होता है कि गांव के फार्मर्स को अपने लोकल क्लाइमेट और सॉइल की अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट से ज्यादा होती है। इसी को टैसिट नॉलेज कहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस लोकल नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान का सही हिसाब रखते हैं? और क्या जीडीपी और जीएनपी सच में डेवलपमेंट की पूरी तस्वीर दिखाते हैं? अब इसी इशू को समझेंगे लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर सेक्शन में। अब तक हमने सस्टेनेबल लाइवलीहुड और पार्टिसिपेटोरी गवर्नेंस को समझा, लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू सामने आता है, क्या हमारी इकोनॉमिक सिस्टम्स एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान का सही हिसाब रखती है? क्या जीडीपी और जीएनपी डेवलपमेंट की पूरी कहानी बताते हैं? सवाल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब कोई देश फॉरेस्ट्स काटता है, मिनरल्स निकालता है या इंडस्ट्रीज बढ़ाता है तो जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन एनवायरनमेंट को जो नुकसान होता है उसका हिसाब अक्सर नहीं लगाया जाता। यही चैलेंज कहलाता है एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग, मतलब डेवलपमेंट कैलकुलेट करते समय एनवायरनमेंटल लॉसेस को भी इंक्लूड करना। अब इसको जापान के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब जापान ने अपने जीएनपी में एनवायरनमेंटल डिप्लीशन को शामिल किया तो 1955 से 1985 के बीच उसकी ग्रोथ रेट काफी कम दिखाई दी। 8.3% ग्रोथ घटकर लगभग 5.8% तक पहुंच गई। अब सोचिए, अगर गवर्नमेंट्स एनवायरमेंटल डैमेज को ऑफिशियली इंक्लूड करेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम दिखाई देगी। और यही कारण है कि कई कंट्रीज एनवायरमेंटल लॉसेस को इग्नोर करती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ट्रेडेबल परमिट्स। यह पोल्यूशन कंट्रोल का इकोनॉमिक मेथड है, मतलब एनवायरनमेंट को फ्री रिसोर्स नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंट्री ज्यादा पोल्यूशन करना चाहती है तो उसे परमिट्स खरीदने होंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एनवायरनमेंट की सही प्राइसिंग की जाए तो रिच कंट्रीज को अपने कुल जीडीपी का 5% पुअर कंट्रीज को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली पोल्यूशन सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस ने फैलाया है। यानी एनवायरमेंटल क्राइसिस सिर्फ साइंस का इशू नहीं है, यह इकोनॉमिक्स और ग्लोबल जस्टिस का भी इशू है। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स इंटरनेशनल लेवल पर हों तो उन्हें सॉल्व कौन करेगा? क्या कोई ग्लोबल लीगल सिस्टम मौजूद है जो कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल बना सके? और साथ ही क्या पॉपुलेशन ग्रोथ सच में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है? अब इन्हीं क्वेश्चंस को समझेंगे। अब तक हमने एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा,
लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बन जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर दो देशों के बीच नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फैसला कौन करेगा? यहीं इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ ये मानता है कि हर कंट्री को अपने रिसोर्सेज पर सॉवरेंटी यानी अधिकार है। मतलब कोई भी देश अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकता है और दूसरे देशों को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। लेकिन कई बार डिस्प्यूट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे को इंटरवीन करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट केस में इंडिया और पाकिस्तान ने कोस्टल फिशरीज प्रोटेक्शन के लिए यूएसए के खिलाफ आईसीजे में अपील की थी और कोर्ट ने इंडिया और पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया। अब यहां एक और कंट्रोवर्शियल डिबेट आती है, पॉपुलेशन डिबेट। वेस्टर्न स्कॉलर्स का मानना था कि पॉपुलेशन ग्रोथ एनवायरमेंटल क्राइसिस का मुख्य कारण है। पॉल एरलिच ने अपनी फेमस बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब में यही आर्गुमेंट दिया। उनके अनुसार पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि फूड सप्लाई और नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। लेकिन इंडियन व्यू पॉइंट इससे अलग था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने 1982 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि असल समस्या पॉपुलेशन नहीं है बल्कि रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट है। यानी भारत में गरीबी और भूख का कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्रूरतापूर्ण कुप्रबंध यानी मिसमैनेजमेंट है, ना कि यहाँ की पॉपुलेशन। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है जो डेवलपमेंट भी दे और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी ना करे? क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब तक हमने पॉपुलेशन डिबेट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को समझा। तो क्या डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन साथ साथ चल सकते हैं? क्या ऐसा डेवलपमेंट पॉसिबल है जो नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना ग्रोथ दे? यहीं से आता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोकल कंडीशंस, लोकल रिसोर्सेज और लोकल नीड्स के हिसाब से काम करे। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ मॉडर्न होने से यूजफुल नहीं होती, वह सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में बहुत एक्सपेंसिव इंपोर्टेड मशीन्स लगा दी जाए, लेकिन अगर वहां बिजली स्टेबल ना हो, स्किल्ड वर्कर्स ना हो, मेंटेनेंस कॉस्टली हो, तो क्या वह टेक्नोलॉजी लंबे समय तक यूजफुल रहेगी? शायद नहीं। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है जो अफोर्डेबल हो, लोकली मैनेजेबल हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे। अब यहाँ महात्मा गांधी का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी का चरखा और खादी उद्योग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं, क्योंकि यह लोकल स्किल्स का यूज करते हैं। हैवी कैपिटल की जरूरत नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और एनवायरनमेंट डैमेज भी कम होता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि यह डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन का मॉडल है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं है, यह एक कंप्लीट डेवलपमेंट फिलॉसफी है। मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो जो सोसाइटी को स्टेबल बनाए, इनइक्वालिटी कम करे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और लोकल कल्चर का सम्मान करे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लगभग सभी मेजर इश्यूज और चैलेंजेस को डिटेल में समझ लिया है। अब समय है पूरे यूनिट को जल्दी से रिवाइज और समराइज करने का। आइए अब पूरे लेक्चर का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है
इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना। फिर हमने देखा कि TNCs और MNCs का ग्लोबल पॉलिसीज पर इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है और कई डेवलपिंग कंट्रीज FDI अट्रैक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल लॉज तक बदलने लगती हैं। इसके बाद हमने डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज डिबेट को समझा, जहां रिच नेशन ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं लेकिन एनवायरमेंटल बर्डन पुअर कंट्रीज झेलती हैं। फिर हमने सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की डिस्कशन की, जहां क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स की इंपॉर्टेंस समझी। इसके बाद हमने डेट ट्रैप और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को समझा, कैसे पुअर कंट्रीज लोन प्रेशर की वजह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगती है। फिर हमने 5 कैपिटल एसेट्स, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और PPAs जैसे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हमने एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ट्रेडेबल परमिट्स और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स की रोल को समझा। और आखिर में हमने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को देखा, जो कहता है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किए बिना सोसाइटी को आगे बढ़ाए। अब इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं है। असल समस्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट पैटर्न्स। यानी डेवलपमेंट का फायदा अक्सर रिच कंट्रीज और कॉरपोरेशंस को मिलता है, लेकिन एनवायरमेंटल कॉस्ट पुअर कंट्रीज और पुअर कम्युनिटीज को भुगतना पड़ता है। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।